Assalamu alaikum. Hello and welcome back to CA Circuit. Well, I hope you all are doing good. This video is about Computer Science Grade 11th और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 डेटा एंड एनालिसिस लेक्चर नोट्स पार्ट 5 को। ठीक है, बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन डेटा साइंस। ठीक है, so if you find this video helpful then do not forget to like, share and subscribe. Or if you have any suggestions or any questions then you can do let me know in comments. Okay, so आप अपने नोट्स और पेन पेंसिल ले लें, ठीक है, ताकि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर सकें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो क्या है। ठीक है, अगर आप डेटा साइंस या किसी भी फील्ड में रिसर्च या एनालिसिस करें, ठीक है, तो आपको एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का बेसिक मकसद ये है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट या स्टडी को इस तरह से प्लान करते हैं कि जो भी रिज़ल्ट आए वो एक्यूरेट और रिलायबल हों। ठीक है, इसमें हम गलत जो है वो रिज़ल्ट्स या जो है वो इस तरह के कंक्लूजन से बच सकते हैं बेसिकली। ठीक है, एरर्स फ्री कंसेप्ट से एरर फ्री कंक्लूजन हमारे पास जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस कंसेप्ट को हम जो है वो डिटेल में समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक बेसिकली वो टेक्निक है या हम टूल भी कह सकते हैं कि जो किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्लान, कंडक्ट और एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसका बेसिक जो है मकसद ये होता है कि हम एक्सपेरिमेंट के नताइज को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। ठीक है, और बेसिकली उन्हें हम एक्यूरेटली जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो भी रिलायबल होते हैं। इसकी अगर हम एक इस तरह से भी एग्जांपल ले लेंगे, जब आप कोई एग्ज़ाम जो है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जितना अच्छी आपने उसकी तैयारी की होती है बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स आते हैं, उतने अच्छे आपके जो है वो उसके रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एक्सपेरिमेंट जितना अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है तो उसके रिज़ल्ट भी जो है वो उतने हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, मगर अगर पुअरली डिज़ाइन हो, ठीक है, यानी कि अगर आपने पेपर की तैयारी वैसे ना की हो, आपने जो है वो उसको सरसरा से तैयार किया हो, तो आपने देखा होगा कि आपके जो मार्क्स हैं या जो आपके ग्रेड्स होते हैं वो भी कुछ खास नहीं आते। ठीक है, जो पुअरली डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट तो वो भी जल्दी जो है वो उसमें या कोई जो डेटा कलेक्ट किया हो तो उस पर जो है वो हम इतना हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि इसके रिज़ल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट होंगे। ठीक है, आपको बेसिकली ये समझना होगा कि हर एक्सपेरिमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी जिन्हें इन्वेस्टिगेट करना होता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप सैम्पल साइज़ को सही से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग सही से करें तो आप जो है वो प्रिसाइज और ट्रस्ट वर्दी रिजल्ट्स जो है वो उससे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फ्लो। बेसिकली डेटा साइंस में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का एक स्ट्रक्चर फ्लो होता है। ठीक है, जो इंश्योर करता है कि एक्सपेरिमेंट केयरफुली प्रिपेयर हो, एग्जीक्यूट हो और इवेल्युएट किया जा सके। ठीक है, और इसमें जो है वो इसके स्टेप वन इसका ये है कि हाइपोथेसिस डेवलप करना। ठीक है, सबसे पहले हाइपोथेसिस डेवलप करना होता है। इसमें बेसिकली एक अजम्पशन या गेस होता है। ठीक है, जो आप टेस्ट करते हैं ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि मान लें कि एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ की सैलरी और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो आप एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि जितना ज़्यादा एक एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी सैलरी होगी। ठीक है, तो बेसिकली इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना होगा। ठीक है, और बेसिकली ये चेक करना होगा कि क्या वाकई एक्सपीरियंस सैलरी पर असर डाल रहा है या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आप एक जो है वो रिजल्ट इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है फाइंड द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, यानी कि वेरिएबल्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट का कोर पार्ट हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये वो वेरिएबल हैं जो चेंज नहीं होता। ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है बेसिकली ये वो वेरिएबल है जो चेंज होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो है ना इफ़ेक्ट की वजह से बेसिकली ये चेंज होता है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, क्योंकि ये एक फ़िक्स चीज़ है जो नेचुरली जो है वो बदलती है। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है सैलरी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बढ़ने से चेंज हो सकती है। ठीक है,
कॉन्फाउंडिंग फैक्टर्स भी कंसीडर करना ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी जो है वो कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी रिज़ल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक एम्प्लॉय की प्रोग्रामिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, यानी कि अगर वो जावा या सी प्लस प्लस में या पाइथन में जो है वो एक्सपर्ट है, तो उसकी सैलरी जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, इवन अगर उसका एक्सपीरियंस किसी और से कम हो, ठीक है। तो बेसिकली ये एक फैक्टर है जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को जो है वो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सेलेक्ट करना, ठीक है। बेसिकली अब आपको ये देखना होगा कि आप कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल डिज़ाइन, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जो है वो साइमल्टेनियसली टेस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। देन रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन भी होता है, इसमें पार्टिसिपेंट्स के सैम्पल्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन, यानी कि जिसमें रेंडमली सैम्पल्स चूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली हर डिज़ाइन के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से जो है वो डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है ये। ओके, देन है सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करना। बेसिकली सैम्पल साइज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। अगर सैम्पल छोटा हो तो रिजल्ट्स जो है वो बायस या अनरिलायबल हो सकते हैं, और अगर सैम्पल जो है वो बड़ा हो तो ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज लगेंगे उस पर, ठीक है। तो बेसिकली इस वजह से सैम्पल साइज़ जो है वो केयरफुली कैलकुलेट करना ज़रूरी है, ताकि रिजल्ट्स जो हैं वो मीनिंगफुल हो सकें, ठीक है। और बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके जो है वो ऑप्टिमम सैम्पल साइज़ जो है वो फाइंड किया जाता है, ठीक है। देन आता है रैंडम असाइनमेंट एंड सिलेक्शन। बेसिकली एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी तभी पॉसिबल है जब आप रैंडम सिलेक्शन और असाइनमेंट करें। इसका मकसद ये होता है कि बायस अवॉइड हो और ग्रुप्स बनाए जाते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट ना हो, ठीक है। और अगर आप बेसिकली एक एग्जांपल लेके लेट्स सपोज आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी और एक्सपीरियंस का एनालिसिस करें, ठीक है। तो आपको रैंडमली एम्प्लॉय सेलेक्ट करने चाहिए, ताकि सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ का डेटा जो है ना आए जो ऑलरेडी हाई सैलरी अर्न कर रहे हैं, ठीक है। रैंडम सिलेक्शन इंश्योर करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो, ना कि किसी और फैक्टर की वजह से, ठीक है। ऑलराइट, देन आता है हमारे पास स्टेप 6, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना और डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। बेसिकली जब आप सब कुछ प्लान कर लें तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होगा, ठीक है। इसमें आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, ठीक है। डेटा को एक्यूरेटली जो है वो कलेक्ट करना और इंश्योर करना होगा कि कोई बायस या एक्सटर्नल फैक्टर रिजल्ट्स को अफेक्ट ना करें, ठीक है। तो डेटा कलेक्ट होने के बाद आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं ताकि फाइनल कंक्लूजन्स निकाले जा सकें, ठीक है। देन हम अब अंडरस्टैंड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, जब भी कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसको एक्यूरेट और रिलायबल बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रिसाइज रिजल्ट्स दे और रेंडमली कंडक्टेड हो, ठीक है। इसके जो है वो 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि फर्स्ट वन इज़ रेंडमाइजेशन। बेसिकली बिना किसी बायस के ग्रुप्स बनाना, लोकल कंट्रोल यानी कि कंट्रोल ग्रुप का इस्तेमाल करना ताकि असली असर देखा जा सके। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जो है वो एक्चुअल जो उसमें मेथड्स है वो देख सकें, रिजल्ट्स देख सकें, ठीक है। ब्लॉकिंग यानी कि सिमिलर टाइप के लोगों को एक ब्लॉक में रखना, और एप्लीकेशन मतलब एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है। और कंक्लूजन्स बेसिकली उसकी वजह से गलत निकलते हैं, ठीक है। तो फिर इसको हम जो है वो डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेंडमाइजेशन और एंड लोकल कंट्रोल। अच्छा, बेसिकली एक्सपेरिमेंट के पार्टिसिपेंट्स जो है उनको रेंडमली सेलेक्ट किया जाए ताकि बेसिकली बायस ना हो, ठीक है। और ये क्यों ज़रूरी है, अगर एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑलरेडी प्लान्ड ग्रुप्स पर किए जाएं तो रिजल्ट्स बायस हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो एस्दमा का एक नई दवा का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और 100 पेशेंट्स हैं, तो अगर हम सिर्फ उन लोगों को एक ग्रुप में डाल दें जो ऑलरेडी थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं, ठीक है, तो और दूसरे ग्रुप में सिर्फ वो लोग रख दें कि जो सीवियर कंडीशन में हैं, ठीक है, तो बेसिकली रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होंगे। अब इसका सलूशन ये है कि दोनों ग्रुप्स को रैंडमली सेलेक्ट करना ताकि रिजल्ट्स जो है वो अनबाइस्ड हों और वैलिड हों, ठीक है। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि अगर एक यूनिवर्सिटी एक नए टीचिंग मेथड का एक्सपेरिमेंट कर रही है, ठीक है,
तो अगर सिर्फ पोजीशन होल्डर्स को एक ग्रुप में रख दिया जाए और वीक स्टूडेंट्स को दूसरे ग्रुप में, तो रिजल्ट्स बायस्ड हो जाएंगे। इस वजह से स्टूडेंट्स को रेंडमली असाइन किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकंड वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, यानी कि एक्सपेरिमेंट में एक कंट्रोल ग्रुप रखना ज़रूरी है, ठीक है, जो कोई भी ट्रीटमेंट ना ले, ताकि कंपेयर किया जा सके कि लाइक जो असली उस पे जो रिज़ल्ट का जो इफ़ेक्ट है ट्रीटमेंट का है, ठीक है, या किसी और वजह से इम्प्रूवमेंट आई। तो बेसिकली इसमें क्यों ज़रूरी है, ये बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जो भी चेंजेस आए वो सिर्फ ट्रीटमेंट की वजह से आए हैं या किसी और फैक्टर की वजह से भी, ठीक है, या कोई और फैक्टर तो नहीं है उसमें। तो बेसिकली इसकी एग्जांपल हम इस तरह से देखते हैं कि अगर हम एक नए वेट लॉस जो है वो वेट लॉस डाइट प्लान का एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, और सिर्फ उन लोगों का वेट चेक करें जो ये डाइट फॉलो करें, तो हो सकता है कि उनका वेट एक्सरसाइज या स्ट्रेस की वजह से भी कम हो रहा हो, ठीक है। इसका सलूशन ये होगा कि लाइक एक ऐसा कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए जो ये डाइट फॉलो ना करे, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि असल फ़र्क किस वजह से आया है, ठीक है। ओके, सो इसकी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखते हैं कि अगर एक कंपनी अपने नए ट्रेनिंग प्रोग्राम का बेसिकली रिजल्ट्स देखना चाहती है, ठीक है, तो अगर सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस चेक की जाए जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो ये कंफर्म नहीं हो सकता कि असल जो है वो किस पे असर हुआ है, किस पे फ़र्क पड़ा है, ठीक है, ट्रेनिंग से आया है या किसी और वजह से, ठीक है। इसलिए कंट्रोल ग्रुप भी होना चाहिए जो ट्रेनिंग ना ले, ताकि दोनों का कंपैरिजन हो सके, ठीक है। देन आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग, यानी कि सिमिलर लोगों को एक ब्लॉक में रखना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में जो लोग सिमिलर क्वालिटीज़ रखते हैं उनको एक ब्लॉक में रखना, ताकि अननेसेसरी जो वेरिएशन है वो ना आए। और बेसिकली ये इसलिए ज़रूरी है कि हर इंसान की कंडीशन जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट को रेंडमली कर दिया जाए तो बिना किसी कैटेगराइजेशन के तो रिजल्ट्स जो है वो इनएक्यूरेट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है वो एक मेडिसिन के इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए है, ठीक है, तो अगर हम सब पेशेंट्स को रेंडमली सेलेक्ट करें बिना देखे कि उनका बीपी कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो रिजल्ट्स जो है वो अनक्लियर हो सकते हैं, ठीक है। इसका सलूशन ये है कि जो बीपी का लेवल है उसके मुताबिक पेशेंट्स को जो है वो ब्लॉक में डिवाइड किया जाए, ठीक है। यानी कि ब्लॉक 1 में जो है वो लो बीपी वाले पेशेंट्स को रख दिया जाए, ब्लॉक 2 में मीडियम वालों को रख दिया जाए, और ब्लॉक 3 में जो है वो हाई बीपी वाले पेशेंट्स को रख दिया जाए, ठीक है। और इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल्स इस तरह से भी एक हम कंसीडर कर सकते हैं कि लाइक अगर एक नया स्कूल जो है वो नया सिलेबस इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखनी है उसने, ठीक है, स्कूल ने, तो अगर रेंडमली सब स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कंपेयर किया जाए तो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इस वजह से स्टूडेंट्स को डिफरेंट एकेडमिक लेवल्स के ब्लॉक में जो है वो डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि ब्लॉक 1 में हम जो है वो रख लें वीक स्टूडेंट्स को, ठीक है, और ब्लॉक 2 में हम रख लें एवरेज स्टूडेंट्स को, ठीक है, और ब्लॉक 3 में हम रख लें टॉप स्टूडेंट्स को, ठीक है। ओके, देन हेयर इज़ लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना। एक्सपेरिमेंट को बेसिकली ज़्यादा दफ़ा रिपीट करना ताकि ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकें, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक दफ़ा किया जाए तो हो सकता है कि रिजल्ट्स जो है वो कोइंसिडेंस या किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आए हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो एक फर्टिलाइज़र का जो बेसिकली रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ एक दफ़ा जो है वो 10 पौधों में या एक्सपेरिमेंट करें, तो अगर वो प्लांट्स ग्रो कर गए तो ये कंफर्म नहीं होता कि उसी फर्टिलाइज़र की वजह से ग्रोथ हुई है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को बेसिकली बार बार रिपीट करना चाहिए और डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट प्लांट्स पर उसको जो है वो हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये उसी फर्टिलाइज़र का असर है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल, यानी कि अगर एक कंपनी एक नया सेल्स बेसिकली स्ट्रेटजी टेस्ट कर रही है, ठीक है, तो सिर्फ एक ब्रांच पर टेस्ट करे तो ये कंफर्म नहीं होगा कि असल इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी की वजह से आई है या किसी और फैक्टर से। इस वजह से डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट टीम्स पर भी उसको टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि रेंडमाइजेशन जो है वो लोगों को रेंडमली डिवाइड करना है ताकि बायस ना आए, ठीक है। लोकल कंट्रोल यानी कि एक कंट्रोल ग्रुप रखना जो ट्रीटमेंट ना ले ताकि कंपैरिजन में जो है वो आसानी हो सके। और ब्लॉकिंग में यानी कि सिमिलर लोगों को एक कैटेगरी या ब्लॉक में रखना, और एप्लीकेशन बेसिकली होता है
एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करना ताकि एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकें, ठीक है। बेसिकली ये 4 प्रिंसिपल्स किसी भी साइंटिफिक रिसर्च या एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर इनको फॉलो किया जाए ना तो रिजल्ट्स जो है वो रिलायबल होंगे और बेसिकली वैलिड भी होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।